राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा अपने नियमितीकरण की मांग के लिए राजस्थान में लंबी समय से संघर्ष किया जा रहा है और कई बार आंदोलन किया गया है, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कई बार सरकार आई गई भी, वादा भी करती रही कि उनकी सरकार आने के पश्चात उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नियमित नहीं हो पाए हैं और बार बार राजस्थान के संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 1 लाख के आसपास कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो बार बार सरकार बदलने पर नियमितीकरण की मांग करते हैं। सरकार भी उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन देती है, लेकिन करती नहीं है। इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाई गई। इसमें यह किया गया कि जो पुराने संविदा कार्मिक हैं उनको नए संविदा रूल्स के अंतर्गत लिया जाएगा और जिन संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल 5 साल हो गया होगा संविदा पर काम करते हुए, उन्हें स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के द्वारा नियमित किया जाएगा। सरकार द्वारा वर्तमान समय में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को इस रूल्स के अंतर्गत अडॉप्ट किया जा रहा है और उसके द्वारा एक आवेदन पत्र जारी किया गया है। संविदा कार्मिकों को ये आवेदन पत्र भर करके अपने पीओ या उनका जो भी हेड है वहाँ पर जमा कराना होगा और जमा उनके साथ जितने भी दस्तावेज उन्होंने नियुक्ति के समय दिए थे वो सभी दस्तावेज और ये आवेदन पत्र संलग्न कर जमा करना, जिससे कि वो संविदा रूल्स के अंतर्गत अडॉप्ट किए जा सकें। आवेदन पत्र उन्होंने इस प्रकार से भरना है, उसकी पूरी प्रक्रिया इस तरह से है। पहला जो बिंदु है वो है नाम आवेदक, इसमें संविदा कार्मिक को अपना नाम लिखना है। दूसरा है पिता का नाम या पति का नाम, इसमें अपने पिता का नाम लिखना है। तीसरा बिंदु है जन्म तिथि, तो जन्म तिथि जो भी उनकी वास्तविक जन्म तिथि है और जो दस्तावेजों में है वो जन्म तिथि यहाँ पर अंकित करनी है। उसमें कक्षा 10 के प्रमाण पत्र लगाना है जिसमें अंक तिथि लिखी होती है। उसके बाद में जन्म तिथि शब्दों में है, 3 नंबर में अंकों में लिखनी है और 4 नंबर में शब्दों में जन्म तिथि वही लिखनी है। उसके बाद 5 में 1/1/2023 को आयु, जो संविदा कार्मिक की कुल आयु है, जैसे 40 साल 45 साल या 55 साल जो भी हो, वो यहाँ पर कुल आयु लिखनी है। 6 नंबर पर लिखना है उनको जाति और आरक्षण वर्ग, यानी वो किस जाति से संबंध रखते हैं और आरक्षण के किस वर्ग में आते हैं, जैसे SC ST OBC या EWS जो भी है। 7 में उन्हें लिंग लिखना है अपना, पुरुष या महिला जो भी हो। 8 में वर्तमान में धारित पद का नाम, वो किस पद पर काम कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है। 9 पर वर्तमान में धारित पद की विज्ञापन का क्रमांक, दिनांक, मय चयन व कार्य आरंभ के आदेश, यानी जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति के लिए सरकार के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था तो उस विज्ञापन का क्रमांक लिखना है, उसका दिनांक लिखना है। आवेदन जो आमंत्रित करती है सरकार तो उसमें हमेशा ऊपर बाईं तरफ आवेदन का क्रमांक होता है और दाईं तरफ उसका दिनांक होता है, तो वो आवेदन क्रमांक और दिनांक लिखना है और उसके बाद कार्य आरंभ करने की तिथि लिखनी है, जिस तारीख से उन्होंने अपने संस्था में कार्य आरंभ कर दिया गया है। 10 पर कार्यरत पद पर कार्यारंभ की तिथि यानी ज्वाइनिंग डेट लिखनी है। 11 में वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम जहां पर वो कार्य कर रहे हैं या पीओ परिक्षेत्र का नाम जहां पर वो पदस्थापित हैं उसका नाम लिखना है। 12 में शैक्षणिक योग्यता, जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता है वो लिखनी है। अब यहाँ पर एक बिंदु है, 10 आपको केवल ये योग्यता लिखनी है जो भी आपकी हायर योग्यता हो, जैसे कोई पीजी है तो पीजी की योग्यता लिख दी जाए, बाकी दस्तावेज उसके साथ संलग्न कर दिए जाएं। अलग अलग डिग्रियां दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे ग्रेजुएशन लिखें, 12th लिखें, 10th लिखें, 8th लिखें, जो आपकी हायर एजुकेशन उसको यहाँ पर लिख दिया जाए और आवेदन के साथ में दस्तावेज सभी डिग्रियों के संलग्न कर दिए जाएं। प्रशिक्षक योग्यता, अगर कोई बीएड या बीएसटीसी या अन्य कोई डिग्री ले रखी हो तो उसको यहाँ पर इंद्राज करना है। 14 में 1/6/2002 तक जीवित संतानों की संख्या स्व घोषणा पत्र में लिखना है, यानी 1 जून 2002 से पहले उनकी जीवित संख्या कितनी है और 15 में 1/6/2002 के बाद जीवित संतानों की संख्या लिखनी है, क्योंकि राज्य सरकार में ये नियम है कि जिनके 2 से ज़्यादा संतानें होती हैं वो नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाते, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझ करके लिखें। 16 में स्थायी पते का विवरण लिखना है कोड सहित। 17 में वर्तमान पत्राचार का पता, उसका मूल निवास, स्थायी निवास कहीं दूसरी जगह है तो वो 16 में लिखना है और अस्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह रह रहा है तो वो 17 में लिखना है। 18 में राजस्थान सरकार के द्वारा एक चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है जिसमें निःशुल्क इलाज किया जाता है, तो उसमें अभ्यर्थी पंजीकृत है या नहीं तो वो लिखना है इसमें हाँ या ना में। 19 में न्यायालय के द्वारा नैतिक अधमता से संबंध अपराध में दंडानिष्ठ होने से संबंधी घोषणा पत्र लिखना है यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई ऊपर कोई केस चल रहा हो, न्यायालय में कोई केस विचाराधीन हो तो उसका विवरण यहाँ पर देना है। 20 में जन आधार कार्ड का नंबर लिखना है। 21 में आधार कार्ड नंबर क्या है वो यहाँ पर अंकित करना है। 22 में राजपत्रित अधिकारियों की चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं,
यानी आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है जो किसी भी फर्स्ट ग्रेड के व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। 22 के बाद 23 में अपना मोबाइल नंबर, 24 में बैंक खाते का नाम, किस बैंक में आपका खाता है, 25 में उसका IFSC कोड, 26 में बैंक खाता संख्या। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि संविदा रूल्स में अडॉप्ट होने के बाद में सभी का जो वेतन है वो बैंक में सीधा आएगा। पहले कई जगह पर चेक भी दिए जाते थे या कैश भी दिए जाते थे, वो सब बंद करके सीधा बैंक में आएगा, इसलिए इनको लिया जा रहा है। इसके पश्चात आपको सत्यापित करना है, अपने हस्ताक्षर करना है कि ये जो जानकारी दी गई है वो पूर्णतः सही है, किसी भी प्रकार के तथ्य छिपाए नहीं गए हैं। इसके बाद जो वहाँ का PO है वो आपका जानकारी को सत्यापित करेगा, वो प्रमाणित करेगा कि जो भी जानकारी है इसका कार्य व्यवहार है वो संतोषजनक है। जब आप अपनी संपूर्ण जानकारी नए दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र PO में जब जमा करा देंगे, उसके बाद PO की ये जिम्मेदारी होती है कि आपके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया है, जो दस्तावेज जमा कराए गए हैं, उन सभी का सत्यापन करे, उनकी जांच करे। वो जांच में सभी की जांच करेगा, जैसे शैक्षणिक योग्यता है, चयन प्रक्रिया है, आपकी आयु है, संतानों की संख्या है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, EW है, जो भी है, जो भी आपने प्रपत्र उसमें लगाए गए या न्यायालय से संबंधित कोई अपराधी संबंधी केस है, उन सभी की जांच करने के बाद उसको सत्यापित करेगा। और सत्यापित करने के बाद में जो भी सभी कार्मिक हैं उनके दस्तावेज जा करके वो CBO कार्यालय में जमा कराएगा। सत्यापन का प्रारूप इस प्रकार से है, जो PEO के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। पहले क्रम संख्या, उसके बाद आपका नाम आएगा, फिर आपके पिताजी का नाम, फिर जिस पद पर आप काम कर रहे हैं, उसके बाद 5 नंबर में आपका वर्ग, SC ST OBC EWS जो भी हो, उसके बाद आपके दस्तावेजों के अनुसार जन्म तिथि, फिर आपकी शैक्षिक योग्यता, उसके बाद 1/6/2002 से को जो आपके संतानों की संख्या है, पहले जीवित संतानों की संख्या वो, उसके बाद 9 नंबर में 1/6/2002 के बाद जीवित संतानों की संख्या, फिर 10 में आपकी जो स्थायी निवास है वो लिखा जाएगा, जिला, और वर्तमान में आप कितना मानदेय प्राप्त कर रहे हैं। और इसके पश्चात संविदा रूल्स में अगर आप अडॉप्ट हो जाते हैं तो आपको कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसे 10,400 के लगभग हो गया है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके बैंक और उसका IFSC कोड यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में विशेष में अन्य कोई आपसे संबंधित जानकारी हो तो इसमें अंकित की जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा दस्तावेज है, वो प्रारूप को PO के द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी के द्वारा दिया गया संपूर्ण विवरण सही है और हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, तभी वो CBO कार्यालय में जमा कराएगा।